हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर हम एक नया चैप्टर लेके आए जिसका नाम है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स का चैप्टर नंबर 4 है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप लोग मनी के बारे में तो जानते ही होंगे। मनी आज हमारे लाइफ के एक सबसे एसेंशियल टर्म्स में आती है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनी से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, मनी से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, मनी से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, मनी से जो चाहे हम वो कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं अगर मनी नहीं होती तो क्या होता? नहीं जानते, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब से आपने मनी को देखा है, मनी की ट्रांजेक्शन्स को देखा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं मनी के बारे में, तो उस टाइम पे मनी नहीं होती थी। आज से लगभग 400-500 साल पहले अगर हम बात करें, आपके दादी परदादी से पहले के टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे मनी नहीं होती थी। मनी के अगेंस्ट तब भी लोगों की जरूरतें पूरी होती थी, तब भी लोग इकोनॉमी में एक्सचेंज करते थे, लेकिन वो मनी से नहीं करते थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम मनी और मनी सप्लाई के बारे में बात करने से पहले पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर चल लेते हैं, जिसमें मनी से पहले की बात करेंगे। जब हम मनी से पहले की बात करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी की। उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी की। और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी की। फिर हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की। और लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी की। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 4 में हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। ठीक है, देखिए, जब हम पुराने टाइम की तरफ चल देते हैं, पीछे थोड़ा सा समय पीछे चले जाते हैं, उस केस में देखेंगे आज आप अपनी हर चीज को मनी से खरीद सकते हैं, मनी से बेच सकते हैं, मनी से आप सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पीछे 400 से 500 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम पे मनी नहीं होती थी। तब भी लोगों की जरूरतें पूरी होती थी, तब भी लोग अपनी जीवन यापन की चीजें खरीदते थे, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते थे और इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन्स करते थे। तो जब वो ट्रांजेक्शन करते थे, वो कैसे ट्रांजेक्शन करते थे, कैसे वो अपने नीड्स को पूरा करते थे? क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक प्रोडक्शन नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति समाज में हर एक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसे समाज में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अदर पीपल्स की भी जरूरत होती है। ऐसी अदर पीपल के साथ साथ उसे गुड्स की भी जरूरत पड़ती है, सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर उसे गुड्स और सर्विसेज को दूसरे लोगों से लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है बदले में कुछ देना होगा। जैसे आज आप अपना सब कुछ मनी के अगेंस्ट करते हैं, आपको कुछ खाने की चीज चाहिए, बदले में आपने मनी दे दी, आपको कुछ बेचना है, बदले में आपने मनी ले ली, फिर उस मनी से आपने अपनी नीड्स को पूरा कर लिया। लेकिन पुराने टाइम में मनी नहीं थी, तो उस टाइम में लोग जिस सिस्टम का यूज करते थे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही आदान प्रदान किया जाता है। Barter system is that system in which goods are exchanged with the goods to minimum या to fulfill their requirements। जैसे आज के टाइम में आपके घर में होता है, आपके मम्मी भी आज के टाइम में बार्टर सिस्टम यूज करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे आपके घर में कपड़े छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आपकी मम्मी उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट बदले में बर्तन ले लेती हैं। देखोगे कई बार बर्तन बेचने वाला आता है, बदले में आपके घर से कपड़े लेके जाता है।
फटे पुराने जूते चप्पल हो जाते हैं, उसके बदले में आपको कप गिलास मिल जाते हैं। हालांकि ट्रांजैक्शन अब इकोनॉमी में कम हो गई है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने कपड़े इकट्ठे करते रहें या फिर वो बर्तनों के अगेंस्ट में कपड़े दें, कपड़ों के अगेंस्ट में बर्तन लें। तो ये सब इकोनॉमी में जब ट्रांजैक्शन है थोड़ी सी कम होती चली गई है। लेकिन पुराने टाइम में इस ट्रांजैक्शन को सबसे मेन ट्रांजैक्शन माना जाता था, क्योंकि इकोनॉमी में इंसान अपनी जरूरतों को तभी पूरा कर सकता था जब उसको बदले में कुछ लेना हो या बदले में कुछ देना हो। जब हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स के अगेंस्ट गुड्स सिस्टम का यूज करते हैं, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। देखिए बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम को हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। इट इज दैट सिस्टम विच इज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मतलब पुराने समय में। इट इज दैट सिस्टम विच इज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ये लिख लो आप। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पुराने समय में वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता था, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसान हूं, मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं, लेकिन क्या मैं सिर्फ गेहूं से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूं? नहीं, मुझे गेहूं के साथ खाने के लिए चावल की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, मसालों की भी जरूरत है खाना बनाने के लिए, और अदर वेजिटेबल्स की भी जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ गेहूं है, क्या मैं गेहूं से सारी चीजें पूरी कर सकता हूं? नहीं, मुझे गेहूं के अगेंस्ट इन सभी चीजों को जरूरत पूरा करने के लिए मुझे इनकी रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी गेहूं लेके उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसके पास चावल होंगे। अगर मुझे चावल खरीदने हैं तो मैं चावल वाले व्यक्ति से कहूंगा कि भैया मेरे पास गेहूं है और मुझे आप इस गेहूं के बदले में चावल दे दो। तो वो व्यक्ति मुझे उस चावल के बदले गेहूं दे देगा, वो व्यक्ति मुझे उस गेहूं के बदले चावल दे देगा। ऐसे मैं किसी कपड़े वाले के पास जाऊंगा, मैं उसे अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े लूंगा और बदले में उसे गेहूं दे दूंगा। ऐसे ही मैं दूध के वाले के पास जाऊंगा, उससे मैं दूध लूंगा और बदले में मैं उसे गेहूं दूंगा, क्योंकि जो सामान मेरे पास है वो दूसरों की भी जरूरत हो सकती है और जो दूसरों के पास है वो मेरी जरूरत हो सकती है। तो जब ये कोइंसिडेंस बनेगा तभी इकोनॉमी में गुड्स का एक्सचेंज होगा। पुराने टाइम में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता था और इसी सिस्टम को फॉलो करके लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, और उसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। उम्मीद है अब आपको अच्छे से बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स के अगेंस्ट गुड्स को लिया और दिया जाता है, ठीक है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपस में एक दूसरे से इकोनॉमी में सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में इतनी जरूरतें नहीं होती थी, इतनी नीड्स नहीं होती थी। सिर्फ आदमी या इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करते थे और गुड्स का ही एक्सचेंज करते थे, ठीक है। और इजीली इकोनॉमी में आराम से लोग अपने नीड्स को पूरा कर सकते थे क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरतें नहीं थी, ठीक है। इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम की। देखिए सिस्टम कोई भी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। अब आप खुद सोचेंगे, इकोनॉमी में जब ये बार्टर सिस्टम था, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, तो क्या ये सिस्टम कंटिन्यू चला? काफी टाइम तक देखो कंटिन्यू चला, क्योंकि लोगों की अपनी नीड्स ऐसे एक्सचेंज से पूरी होती थी। लेकिन जब सिस्टम बढ़ जाता है, टाइम बदलता चला जाता है, तो अब इस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सिडेंस नहीं बन पाते थे जिससे कि हम अपने गुड्स का एक्सचेंज कर सकें। जरूरी नहीं है कि मेरे गेहूं के बदले में मुझे चावल मिले, गेहूं के बदले में मुझे कपड़े मिले, गेहूं के बदले में ही मुझे दूध मिले। हो सकता है कि चावल वाले को गेहूं की जरूरत ना हो, उसके पास ऑलरेडी गेहूं का बहुत ज्यादा स्टॉक हो सकता है कि कपड़े वाले के पास उसको गेहूं की जरूरत ना हो, तो वो गेहूं क्यों लेगा? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गेहूं का स्टॉक है। तो अगर मैं उसके पास गेहूं लेके जाऊंगा और बदले में से कपड़े मांगूंगा, तो हो सकता है वो मना कर दे कि भैया मेरे पास गेहूं का स्टॉक फुल है और मुझे गेहूं की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में फिर गुड्स एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे और आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब ऐसी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में देखने को मिली, तब हमें बार्टर सिस्टम को पीछे छोड़ना पड़ा।
तब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे नए नए नियम निकालते हैं। तो जो प्रॉब्लम से बार्टर सिस्टम है, जिसकी वजह से आज ये सिस्टम इकोनॉमी में फॉलो नहीं होता है, क्यों फॉलो नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसे कि मैंने बताया कि दूध वाले को गेहूं की रिक्वायरमेंट नहीं है, चावल वाले को भी गेहूं नहीं चाहिए, तो ऐसे में मेरा एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे पास है वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट हो और जो सामने वाले के पास है वो मेरी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने भी बताया कि कपड़े वाले को गेहूं नहीं चाहिए, अगर कपड़े वाले को गेहूं नहीं चाहिए तो फिर मुझे कपड़े कैसे मिलेंगे। चावल वाले को भी गेहूं नहीं चाहिए तो मुझे चावल कैसे मिलेंगे। तो जब तक हम दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बनेगा, जब तक हम गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। यही एक कमी थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोइंसिडेंस का होना बहुत जरूरी है। मींस अब जैसे चावल वाले से मैंने कहा कि भैया मुझे चावल दे दो, बट चावल वाले ने मुझसे कहा भैया मैं बदले में गेहूं नहीं लूंगा, मुझे तो बदले में मक्का की जरूरत है। यू नो मक्का, मेज, भुट्टा जो आप खाते हैं। अब भुट्टा कहां से लाऊं, तो मैं भुट्टे वाले के पास गया, मक्के वाले के पास गया, मक्के वाले को कहा भैया मुझे मक्का दे दो, बदले में मुझसे गेहूं ले लो। लेकिन मक्के वाले ने कहा कि भैया मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो बदले में दूध चाहिए। अब मैं दूध वाले के पास जाऊंगा कि भैया मुझे दूध दे दो, बदले में मुझसे गेहूं ले लो। अगर उसको गेहूं की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बदले में दूध मिल पाएगा, और दूध के बदले में मुझे मक्का मिल पाएगी, मक्के के बदले में मुझे चावल मिल पाएंगे। तो जब तक ये कोइंसिडेंस नहीं बनेगा तब तक एक्सचेंज नहीं होगा। इसी सिस्टम्स की वजह से, इसी कोइंसिडेंस ना मिलने की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जब तक हमारा आवश्यकताओं का संयोग नहीं मिलेगा, बॉन्ड्स का कोइंसिडेंस नहीं होगा, तब तक एक्सचेंज नहीं होगा। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। समझ गए आप? मतलब जब तक जो चीज मेरे पास है वो सामने वाले की जरूरत हो और जो सामने वाले के पास है वो मेरी रिक्वायरमेंट हो, जब तक ये कोइंसिडेंस नहीं बनेगा तब तक आप एक्सचेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड है सेकेंड पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ यूनिट वैल्यू, मापन इकाई। मतलब जो सामान आपके पास है और जो सामान दूसरों के पास है, इसकी क्या मेजरमेंट हो कि कितने सामान के बदले आपको कितना सामान मिले। जैसे मेरे पास गेहूं है, अब मैं उस गेहूं को लेके कपड़े वाले के पास गया, टेलर के पास गया कि भैया मुझे पैंट शर्ट सिलवानी है। पैंट शर्ट तो खैर आजकल मॉडर्न है, कुर्ता पजामा ले लेते हैं कि मुझे कुर्ता पजामा सिलवाना है। तो कुर्ता पजामा सिलने वाला जो टेलर है वो मेरी गेहूं को कैसे मेजर करेगा कि मैं कुर्ते पजामे के बदले कितनी गेहूं लूं। ठीक है, इसे मेजरमेंट ऑफ यूनिट वैल्यू कहेंगे। आज के टाइम में तो अगर हम किसी टेलर के पास जाते हैं, पूछते हैं भैया पैंट शर्ट कितने में सिलोगे, तो छोटे ही बोल देते हैं 500 रुपए, क्योंकि उसने अपनी उस टेलरिंग सिस्टम को मनी में कन्वर्ट किया हुआ है। लेकिन पुराने टाइम पे तो हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास तो गुड्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस के पास। किसी के पास गेहूं है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास चावल है, किसी के पास घोड़े हैं, किसी के पास बकरियां हैं। तो ऐसे में अगर सभी को कपड़े सिलवाने हैं तो उस टेलर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं किससे कितनी क्वांटिटी में सामान लूं जिससे कि मेरी सिलाई के इक्विवेलेंट वैल्यू मुझे मिल जाए।
अब फॉर एग्जाम्पल उसने गेहूं का तो कह दिया कि एक कुर्ते पजामे की सिलाई के बदले मुझे आधा बोरी गेहूं दे देना। ठीक है, हमने बदले में गेहूं दे दी। चावल वाले से भी कहा भैया मुझे आधा बोरी चावल दे देना, चावल दे दिया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, बड़े बड़े वाले हाथी, और उसको भी अपने लिए पैंट शर्ट सिलवानी है या कुर्ता पजामा सिलवाना है, तो टेलर उससे कैसे मांगेगा कि भैया मुझे कितने हाथी दे दो, क्योंकि एक हाथी की कीमत उसकी सिलाई से कहीं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में टेलर क्या कहेगा, मुझे सूंड दे दो बस, या मुझे इसके हाथी के दांत दे दो, या मुझे आधा हाथी दे दो। पॉसिबल नहीं है उस चीजों को ब्रेक करना, नहीं है ना। तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है कि कितना मैं मेजरमेंट लूं ताकि मुझे अपनी वैल्यू मिल जाए। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। अब जैसे आपकी मम्मी किसी बर्तन वाले से कपड़ों के अगेंस्ट बर्तन लेती हैं, तो एक भगोने के बदले कितने कपड़े चाहिए, या एक बड़े से ड्रम के बदले उन्हें कितने कपड़े देने हैं। तो ये मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ एक तुक्का है कि इसके बदले 10 कपड़े दे दो, इसके बदले 15 कपड़े दे दो। और वो 15 कपड़े या 10 कपड़े कैसे होंगे, साफ सुथरे होंगे, पैंट होंगी कि शर्ट होंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेजरमेंट की। तो बार्टर सिस्टम में जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो थी मेजरमेंट ऑफ यूनिट वैल्यू, कि अगर हमें गुड्स को एक्सचेंज करना है तो उस एक्सचेंज में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि कितने गुड्स के या किस गुड्स के बदले हम कितना मेजरमेंट रखें जिससे कि हमारा एक्सचेंज इजी हो जाए। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन स्टोरेज, एकत्रित करने में कठिनाई। मतलब क्या है, देखिए आज आपके पास मनी है, आज के अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो आप अपने मनी को गुल्लक में, लॉकर में, बैंक में, अपने घर में या किसी भी सिस्टम में आप उसे स्टोर कर सकते हैं। उसके ना तो खराब होने का डर है, ना ही उसकी वैल्यू के कम होने का डर है। लेकिन अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास मनी तो थी नहीं, हमारे पास क्या थे, गुड्स थे। किसी के पास गेहूं, चावल, सब्जी, दूध, दही, भैंस, बकरी, घोड़े, हाथी, इन सब चीजों के रूप में लोगों के पास सामान था। क्या वो इन्हें लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर पाएंगे ताकि उनके फ्यूचर में काम आए? पॉसिबल था, हाँ। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, इस टाइप के जो सूखे आपके अनाज होते थे, ग्रेन्स होते थे, इनको तो आप साल या 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास घोड़े हैं, हाथी हैं, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, गाय हैं, वो अपनी स्टोरेज को कैसे करें, वो अपनी संपत्ति को यानी कि वेल्थ को स्टोर कैसे करें? अगर उन्हें स्टोर करेंगे तो उनको खाने पिलाने की भी उन्हें अरेंजमेंट करना होगा, और उनको हम स्टोर नहीं कर सकते कि चलो आज मेरे पास 10 है, कल को मैं 20 कर लूंगा, 50 कर लूंगा। लेकिन उनको पालना भी तो है क्योंकि वो लिविंग एनिमल्स हैं। ऐसे में स्टोरेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हम मनी को आज काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो स्टोरेज की थी, कि हम अपनी कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते थे ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आ सके। उनका हमें तुरंत ही यूज करना होता था या थोड़े टाइम बाद तक हम उसे यूज कर सकते थे, वरना उसके बाद वो सामान खराब हो जाएगा। अब जिसका काम डेयरी का है, दूध इकट्ठा करने का है, दूध बेचने का है, ऐसे में क्या वो दूध 1 या 2 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अगर उसने अपना ड्रम लगा दिया या बड़ा सा गड्ढा खोद के कि मैं इसमें दूध स्टोर करूंगा, फ्यूचर में काम आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी आप लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से हमारा बार्टर सिस्टम फेल होता चला गया। क्लियर है? तो जो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी डिफिकल्टीज स्टोरेज। तो हमें उसे स्टोर करने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और पॉसिबल नहीं था कि उसे हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकें। क्लियर है? नंबर 4 पॉइंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स।
इसको हिंदी में कहते हैं स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतानों में कमी। अब ये स्थगित भुगतान क्या होते हैं? जैसे आज के टाइम में आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आप उसको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद पेमेंट कर सकते हैं, तो आपसे इजीली वो पेमेंट ले सकता है। और उसकी वैल्यूएशन हो सकती है कि अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए लोन लिया है तो 10 साल बाद आप उसे 2 लाख रुपए पे करेंगे और वो आप उसे इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे पास मनी नहीं है, यहाँ पर तो हमारे पास सामान है। अगर हम किसी से सामान उधार ले लेते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको फ्यूचर में कितना सामान दें, फ्यूचर में उसकी कितने सामान का भुगतान करें, जिससे कि अगर हमने उससे वो उधार लिया वो हमारा उधार चुकता हो जाए। इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था। ना ही इसको हम किस्तों में चुका सकते थे, ना ही इसको हम मनी के अकॉर्डिंग जैसे हम उसको वैल्यूएशन कर लेते हैं कि डबल हो गया, ना ही हम उसको डबल कर सकते थे, ट्रिपल कर सकते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स में, कि अगर हमें किसी को फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, फ्यूचर में किसी का भुगतान करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, आज हमने किसी से लोन लिया, उसको हम इजीली पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी से गेहूं, चावल या मक्का उधार ले ली तो कितने टाइम बाद हम उसको कितना मक्का, बाजरा या गेहूं देंगे ताकि हमारा वो कर्ज चुकता हो जाए। तो इसकी भी मेजरमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। तो जब बार्टर सिस्टम का इकोनॉमी में अच्छे से चल रहा था और जब इन सारी प्रॉब्लम्स को लोगों ने फेस किया, तब हमने बार्टर सिस्टम को सुधार करने की कोशिश की। तब हमने बार्टर सिस्टम में कुछ नए इंक्रीमेंट्स लाने की कोशिश की और इस सिस्टम को धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की भी हमने कोशिश की। और जब हमारे सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगे, हमारा एक्सचेंज मुश्किल होने लगा, मेजरमेंट में दिक्कतें आने लगी, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं या किसी को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, किसी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सभी सिस्टम्स की वजह से ही मनी का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तभी इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। लेकिन बार्टर सिस्टम के तुरंत बाद मनी नहीं आई। बार्टर सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करके उसे नए सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया। नया सिस्टम क्या है वो हम इसके बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन। देखिए, अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ मनी की, जिसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा का इतिहास। अभी मैंने आपको बताया कि जो बार्टर सिस्टम था उसमें जब लोगों की नीड्स बढ़ती चली गई तो लोगों को एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आती चली गई। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसे आपको बता दिया था। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी की। जब बार्टर सिस्टम फेल हो गया इकोनॉमी में तो लोगों को एक्सचेंज करने के लिए किसी और मीडियम की जरूरत थी, जिससे कि लोगों की जो एक्सचेंज करने की प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाए। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जब लोगों को अपने गुड्स को एक्सचेंज करना होता था तब वहां पे राजा महाराजाओं का राज होता था, तो उन्होंने गोल्ड सिस्टम को इकोनॉमी में उतारा। गोल्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के पास जो भी वस्तु है वो अपनी वस्तु के बदले में गोल्ड ले सकता है और जिसको बेचना है बदले में गोल्ड के अगेंस्ट वो बेच सकता है। खरीदना हो गोल्ड से खरीद सकता है, बेचना हो तो बदले में गोल्ड ले सकता है। तो कुल मिला के ये था। अब जो वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम थी वो वहां पे खत्म कर दी गई थी, क्योंकि वहां पे मेन एक्सचेंज के लिए क्या आ गया था, गोल्ड। क्योंकि गोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा है, इजीली एक्सेप्टेबल है, इसकी मार्केट में वैल्यू आज के तरह ना तो कम होती थी ना ज्यादा होती थी। एक कॉमन यूनिट के फॉर्म में गोल्ड को मार्केट में लाया गया। मेरे पास गेहूं है, मुझे और सामान खरीदना है, तो बदले में मैं अपने गेहूं को बेच के किसी भी आड़ती को या व्यापारी को बदले में उससे गोल्ड ले सकता था। ये राजा महाराजों के पास मैंने अपना गेहूं बेच के बदले में उनसे गोल्ड ले लिया। अब उस गोल्ड से मैं अपनी बाकी की चीजों को पूरा कर सकता हूँ। मुझे चावल खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं, मुझे घर खरीदना है, मुझे सामान खरीदना है, तो मैं उस गोल्ड के अगेंस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं है कि मेरी गेहूं का कौन खरीदार है और जो खरीदार है उसके पास क्या मेरी रिक्वायरमेंट वाली चीज है, नहीं है। तो मुझे अब इस डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स की कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं अपने सामान को इजीली गोल्ड के अगेंस्ट खरीद भी सकता था और गोल्ड के अगेंस्ट बेच भी सकता था। लेकिन फिर इस एक सिस्टम में प्रॉब्लम आई
अब आपने जो गोल्ड बदले में लिया, क्या उस गोल्ड को आप किसी भी यूनिट के अगेंस्ट मेजर कर सकते थे कि किस यूनिट के बदले में कितना गोल्ड मिलेगा? गोल्ड आपको उस टाइम में किलो, 2 किलो, आधा किलो इस टाइप की क्वांटिटी में मिलता था। फिर वहां के राजा महाराजा ने उस गोल्ड के सिक्के बना दिए। क्या बना दिए? सिक्के। और उस सिक्कों को हम पुराने टाइम में मोहरे कहते थे। मोहरे मतलब जिसमें एक तरफ उसकी वैल्यू प्रिंट होती थी, कितने ग्राम है, और एक तरफ वहां के राजा का स्टैंप होता था। जैसे आप आज के टाइम पे सिक्के पे भारत सरकार का लोगो देखते हैं, ऐसे उस टाइम पे वहां के राजा या महाराजा का एक स्टैंप होता था, और वो अपनी प्रजा में उन सिक्कों को इशू करते थे, और लोग अपने सामान के बदले में उन सिक्कों को ले सकते थे और सिक्कों को दे सकते थे। सबसे पहले गोल्ड के सिक्के आए थे, सोने की मोहरे, दिनार, मुद्राएं, जिसे आप पुराने टाइम में अगर देखते होंगे, ठीक है, वहां पे आपने एक सिक्के का रूप देखा होगा। जैसे आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, उसमें बदले में मोहरे देते हैं, आप कभी देखना, पुराने टाइम में यूट्यूब पर सर्च मार लेना तो मोहरे वगैरह आपको मिलेगी। पुराने टाइम में राजा महाराजाओं की होती थी। फिर उन मोहरों से सोने के बदले में जब और छोटी छोटी चीजें होती थी, जब मान के चलो आपको 10 ग्राम का सिक्का दे दिया गया, या आपको 1 तोले का, 1 तोला मतलब 10 ग्राम होता है, 1 तोले सिक्के के बराबर अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप इजीली खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी छोटी कोई सामान आपको खरीदना है, या कोई ऐसा सामान है जिसकी कीमत 10 ग्राम सोने के बराबर नहीं है, तब आप क्या करते? उसको तोड़ के देते तो आपको छोटा बड़ा हो सकता था। फिर वहां के राजा महाराजा ने फिर चांदी के सिक्के निकाले थे छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए। चांदी के सिक्कों के बाद मेटल के सिक्के आने लगे, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के उन्होंने मुद्राएं निकाली, जो इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम को खत्म करके फिर ये मनी की तरफ आती चली गई, ठीक है। तो ऐसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि सोने के सिक्के से चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्कों से फिर मेटल के सिक्के आने लगे। मेटल में जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गई, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये सारे एल्यूमिनियम वगैरह हो गए, इन सबके सिक्के मार्केट में आए। तो आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, उनके पास ही मेटल के सिक्के होंगे, एल्यूमिनियम के सिक्के या गिल्ट के सिक्के, जो अब से कुछ टाइम पहले तक चलते थे और अब वो मार्केट से खत्म हो गए हैं। तो इकोनॉमी में इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए इन सभी सिक्कों की जरूरत पड़ती थी। और जब इन सिक्कों के बाद अगर हम आए, जब हम 100 साल पहले की बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम के पहले की बात करते हैं, तब हमारी इकोनॉमी में पेपर करेंसी का यूज हुआ, ठीक है। पेपर करेंसी जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं, उसको हम पेपर करेंसी कहते हैं। तो ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे इंसान की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, नीड्स बढ़ती चली गई, तो नीड्स को पूरा करने के लिए फिर एक्सचेंज का सिस्टम भी बदलता चला गया। तो हिस्ट्री ऑफ मनी में यही सीखा हमने कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वहां के लोगों ने अपनी चीजों को एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। गोल्ड से सिल्वर में हुआ, सिल्वर से मेटल में हुआ, मेटल से फिर ये गिल्ट वगैरह में आ गया, और आज ये करेंसी की फॉर्म में है, जिसको हम पेपर करेंसी कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे अपने पुराने टाइम में हमने मनी का यूज किया। क्लियर है? राइट। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी की। मनी की डेफिनेशन क्या है? मुद्रा की परिभाषा। मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। What is the definition of money? मनी की परिभाषा या मुद्रा की परिभाषा क्या है? वैसे तो कुछ भी नहीं है। हर वो चीज जो एक्सचेंज में यूज होती है वो हमारे लिए मनी है। इकोनॉमिक्स की फॉर्म में मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। हर वो वस्तु जिसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जो इजीली एक्सेप्टेबल होती है लोगों के द्वारा, वही आपकी मनी है। एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, मोहनजोदाड़ो।
जिसमें ऋतिक रोशन था। आपने देखा होगा उस मूवी में पुराने टाइम की मूवी को दिखाया गया है। मोहनजोदाड़ो एक जगह का नाम था जो राजाओं के कब्जे में थी और उसमें व्यापार किया जाता था। लोग वहां पे व्यापार करने के लिए आते थे। वहां पे तरह तरह के लोग अपनी तरह तरह का सामान खरीदने आते थे और बेचने भी आते थे। लेकिन आपने कभी नोट किया होगा जब ऋतिक रोशन उस मूवी में मोहनजोदाड़ो शहर के अंदर अपना सामान बेचने आते हैं तो उनको बदले में नील दिया जाता है। उस टाइम नील की डिमांड थी और नील को ही एक कॉमन कमोडिटी की फॉर्म में यूज किया गया था। यानी कि आपके पास अगर कोई भी सामान है आप उसके बदले में नील की बोरियां खरीद सकते थे, और आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो बदले में नील की बोरियां देके आप वो सामान खरीद सकते थे। तो वो उस टाइम जो नील था वो एक कॉमन यूनिट थी एक्सचेंज के लिए। हर एक व्यक्ति के पास ये देखा जाता था कि नील के बदले में उसको क्या खरीदना है और नील के बदले में उसको क्या बेचना है। तो उस वक्त उस नील को हम मनी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि मनी से ही हम एक्सचेंज कर पा रहे थे, यानी कि नील से ही हम एक्सचेंज कर पा रहे थे। तो यानी कि हर वो वस्तु जिसको हम मिनिमम एक्सचेंज में यूज करते हैं, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में एक्सचेंज में यूज करते हैं, वो हमारे लिए मनी है। ठीक है, उस टाइम वो जो कॉमन यूनिट थी वो नील थी। नील के अगेंस्ट आप गुड्स खरीद सकते थे, नील के अगेंस्ट आप गुड्स बेच सकते थे, तो वो नील था। आज के टाइम में हम अपना पेपर करेंसी का नोट देते हैं, बदले में हमने सामान खरीद लिया, और अगर हमने कोई सामान बेचा तो बदले में पेपर करेंसी ले ली। तो जो पेपर करेंसी है वो एक मनी का काम करती है। लेकिन जब से हम पैदा हुए तब से हमने इसी सिस्टम को फॉलो किया है। यही सिस्टम हमें बचपन से सिखाया गया है। हर वस्तु पैसे से खरीदी जा सकती है और हर वस्तु पैसे से बेची जा सकती है। तो हमारे लिए क्या है, इसलिए हम मनी को, पेपर करेंसी को हम मनी मानते हैं। अपना सपना मनी मनी। ठीक है, सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, क्लियर है। लेकिन हमारे टाइम से पहले, हमारे पेरेंट्स के भी टाइम से पहले मनी को एक कॉमन यूनिट के रूप में माना जाता था। जो भी वस्तु कॉमन यूनिट में, यानी कि जो भी वस्तु कॉमनली यूज की जाए वही आपकी मनी है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, मेटल, अगर हम उसके अगेंस्ट कोई सामान खरीद और बेच रहे थे तो वो हमारे लिए एक मनी का काम करती थी। आई बात समझ में, राइट। तो हर वो वस्तु मनी है जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। आज के टाइम में देखें तो कॉइन्स एंड पेपर करेंसी हैं। थोड़े पिछले टाइम में अगर हम देखें तो वहां पे गोल्ड, सिल्वर, मेटल, इन सबको हम मनी के रूप में देख सकते थे। तो मनी इज व्हाट मनी डज। हर वो वस्तु मनी है जो मनी का काम करे, यानी कि एक्सचेंज का काम करे। ठीक है, इसी को हम सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर दिमाग से ओवर हो जाएगा। आप जो पढ़ाया है इसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे की फर्दर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुड बाय।